जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के यूनिट 7 के 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 मार्क्स में मुद्रा के कार्य लिखिए। मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम यानी कोई एक वस्तु है और इसका दो व्यक्ति आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति के पास वस्तु है और एक व्यक्ति के पास मुद्रा है, तो वे आसानी से एक दूसरे को अपनी वस्तु का आदान प्रदान करके आवश्यकता की संतुष्टि कर सकते हैं। तो मुद्रा जो है, ये व्यक्ति इसकी मुद्रा क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि मुद्रा जो है सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। मुद्रा को हर व्यक्ति लेने के लिए तैयार होता है। पहले क्या होता था वस्तु विनिमय में कि विनिमय के लिए इस व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता इस व्यक्ति को होना चाहिए थी और इस व्यक्ति के वस्तु की आवश्यकता इस व्यक्ति को होना चाहिए थी, लेकिन मुद्रा ने इस दोहरे संयोग की कठिनाई को दूर कर दिया है। दूसरा है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक का अर्थ है कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो हम मुद्रा में माप सकते हैं, यानी 2 रुपये किलो, 7 रुपये लीटर, मीटर, किसी में भी हम मुद्रा के रूप में किसी भी वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं। स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान का अर्थ है कि आपको कोई वस्तु चाहिए है और आपके पास अभी इस वस्तु के लिए मुद्रा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि मैं भविष्य में इसका भुगतान जो है वो कर दूंगा, अभी आप मुझे ये वस्तु दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? स्थगित भुगतान हो जाएगा। मूल्य का भंडार। यदि आप मुद्रा के रूप में धन का संचय करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ होगा कि आप जो है कम स्थान में अधिक मुद्रा का संग्रह कर सकते हैं। मुद्रा नष्ट नहीं होती, जबकि वस्तु विनिमय में वस्तु का भंडार करने में वस्तुएं नष्ट होती थीं, वस्तुएं अधिक स्थान घेरती थीं। तीसरा, मुद्रा में क्रय शक्ति होती है, यानी आप इसका भंडार करेंगे तो इससे बाद में आप कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं। मुद्रा का महत्व। मुद्रा का महत्व अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में होता है और प्रत्येक व्यक्ति को मुद्रा से लाभ होता है। यदि हम उपभोक्ता की दृष्टि से मुद्रा का लाभ देखें तो एक उपभोक्ता क्या चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, और अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए मुद्रा के माध्यम से वो क्या कर सकता है? जैसे यदि आप रोटी ही रोटी खाएंगे तो आपकी संतुष्टि धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन रोटी के बाद आप पूड़ी खा लें, पूड़ी के बाद आप कोई और आपकी मनपसंद चीज़ खा लें तो आपकी संतुष्टि क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो आप विभिन्न इकाइयों का उपभोग मुद्रा के कारण कर सकते हैं। पहले मुद्रा नहीं चलती थी तो आप किसी से केवल एक ही वस्तु का विनिमय कर सकते थे। विविध प्रकार की वस्तुओं पर विनिमय करना या अपनी मुद्रा चलती नहीं थी तो ऐसा संभव नहीं होता था। फिर है उत्पादक को लाभ। एक उत्पादक को विविध प्रकार के निर्णय लेने होते हैं जिनमें कि मुद्रा सहायता करती है। जैसे वो उत्पादन के साधनों को उसे भुगतान करना होता है, उसे कई स्थानों से कच्चा माल खरीदना होता है, पूंजी को उधार लेना होता है, और ये जो सारे कार्य हैं वो मुद्रा के माध्यम से आसानी से हो जाते हैं। फिर है पूंजी की गतिशीलता में सहायक, यानी आपके पास पैसा है और वो जिस स्थान पर आप हैं वहाँ उससे आपको कम उत्पादकता प्राप्त हो रही है, यानी आप यदि किसी व्यापार में उस पैसे को लगा देते हैं, किसी बैंक में पैसे को जमा करते हैं तो आपको उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो आप उस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उससे आपको जो इनकम हो रही है वो अधिक प्राप्त हो जाएगी। तो पूंजी गतिशील हो गई, आपने एक स्थान से दूसरे कम उत्पादक स्थान से अधिक उत्पादक स्थान पर उसका विनियोग कर दिया।
फिर श्रम विभाजन एवं वितरण संभव। अब क्या है, चूँकि मुद्रा की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, इसलिए एक उत्पादक क्या कर सकता है, अपने उत्पादन को कई उपक्रियाओं में विभाजित कर सकता है और हर उपक्रिया को करने वाले व्यक्ति को जो है पारिश्रमिक का भुगतान कर सकता है। चूँकि एक व्यक्ति एक उपक्रिया को कर रहा है, इसलिए वह उस काम में निपुण हो जाएगा और उत्पादक का लाभ अधिक हो जाएगा। यानी मुद्रा के कारण अब श्रम विभाजन करके भुगतान करना आसान हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ लिखिए। पहली कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरा संयोग क्या होता है कि यदि जब केवल वस्तुओं के माध्यम से विनिमय होता था, तब यदि दो व्यक्ति अपनी वस्तुओं का विनिमय करना चाहते हैं तो फिर क्या आवश्यक है कि इस व्यक्ति की वस्तु की इस व्यक्ति को आवश्यकता हो और इस व्यक्ति की वस्तु की इस व्यक्ति को आवश्यकता हो, और ऐसा दोहरा संयोग मिलना कठिन होता था, इसलिए विनिमय भी कठिन होता था वस्तु विनिमय में। दूसरा, विभाजकता का अभाव। अब इसकी वस्तु तो बड़ी है और इसकी वस्तु छोटी है, लेकिन चूंकि वस्तु का विभाजन किया जाना संभव नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि इसके पास कोई वस्तु है और इसके पास जो है वो वस्तु ना होकर एक गाय है, तो अब गाय का विभाजन तो नहीं होगा, तो मजबूरन क्या होगा, विनिमय में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। फिर है सर्वव्यापकता का अभाव। मुद्रा जो है उसको सभी लोगों की स्वीकृति प्राप्त होती है, लेकिन जो वस्तुएं होती हैं वो सर्वव्यापक नहीं होती, यानी सभी के द्वारा वस्तुओं को स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, इसलिए सभी जगह मुद्रा के स्थान पर वस्तुओं के माध्यम से विनिमय करना संभव नहीं होता। धन संग्रहण में कठिनाई। यदि आप मान लीजिए वस्तु विनिमय में वस्तु को गड़ा दिया जाता था, मटकों में रख दिया जाता था, तो क्या होता था, एक तो वे स्थान अधिक घेरती थीं, स्थान अधिक घेरने के अतिरिक्त वस्तुएं नष्ट हो जाती थीं, इसलिए वस्तु विनिमय में धन का संग्रह करना कठिन होता था। रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य। रिजर्व बैंक की स्थापना का पहला उद्देश्य है कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना, यानी कृषक जो होते हैं उन्हें धन की आवश्यकता होती है और रिजर्व बैंक के माध्यम से कृषि कार्यों के लिए जो ऋण है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। देश में सुव्यवस्थित और संतुलित बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना। रिजर्व बैंक का काम होता है कि हमारा जो देश है उसमें जहाँ जहाँ धन की आवश्यकता है वहाँ बैंक का विकास हो। ऐसा ना हो कि शहरों में तो बैंकिंग व्यवस्था अधिक हो, यानी अधिक बैंक हो, और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी कमी हो। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। रिजर्व बैंक पूरे विश्व में जो विश्व के विविध देशों की जो केंद्रीय बैंक है उनके साथ सहयोग का कर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। फिर है देश में मुद्रा और साख की समुचित व्यवस्था करना। रिजर्व बैंक देश के अंदर कितनी मुद्रा की या कितने ऋण की आवश्यकता उसका अनुमान लगाकर उसका प्रबंध करती है। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। सरकार जो होती है उसे ऋण की आवश्यकता होती है और उसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना। मुद्रा बाजार में क्या होता है कि विनियोग या मुद्रा का लेन देन किया जाता है, तो वो नियम के तहत हो, यह कार्य रिजर्व बैंक का है। रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता। रुपए का मूल्य क्या होता है कि यदि आज आप 100 रुपये में जितनी वस्तु खरीद सकते हैं, वो यदि आप 1 साल बाद भी उतनी वस्तु खरीद सकते हैं, तो वो रुपए का मूल्य क्या है, स्थिर है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों ही मूल्य स्थिर होना चाहिए, यह रिजर्व बैंक का कार्य है।
रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य, निषिद्ध यानी वर्जित, वर्जित यानी ऐसे कार्य जो रिजर्व बैंक नहीं कर सकती। सामान्य बैंक के जो कार्य करती हैं, जैसे जनता को ऋण देती हैं, जनता का पैसा जमा करती है, रिजर्व बैंक ऐसे कार्य नहीं कर सकता, इन्हें निषिद्ध कार्य कहते हैं। पहला है जमा राशियों पर ब्याज नहीं देना। रिजर्व बैंक जनता से जमा स्वीकार नहीं करता, केवल बैंकों से जमा स्वीकार करता है, लेकिन बैंकें रिजर्व बैंक के पास जो धनराशि जमा करती हैं उस धनराशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज जो है रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता। कार्यालय को छोड़कर अचल संपत्ति, अचल संपत्ति का अर्थ होता है कि जैसे बैंकें होती हैं ना, बैंक ने मान लीजिए किसी को मकान का लोन दिया, अगर उसका किसी ने भुगतान नहीं किया तो बैंक क्या करेगी, उसको उसके मकान को रख लेगी, यानी अचल संपत्ति उसके पास होगी। लेकिन रिजर्व बैंक के पास उसका कार्यालय, उसका ऑफिस, उसके भवन के अलावा किसी प्रकार का कोई अचल संपत्ति नहीं होता, ना अचल संपत्ति की जमानत पर वह किसी को ऋण प्रदान करती। फिर कंपनी के अंश नहीं खरीद सकती। रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी के जो शेयर होते हैं उनको नहीं खरीदती, ना उनकी आड़ पर किसी प्रकार का ऋण देती है। बिना जमानत के ऋण नहीं दे सकती। रिजर्व बैंक से बैंकें या सरकार ऋण लेती हैं तो उसके बदले में उन्हें जमानत देना होती है। फिर व्यापारिक और वाणिज्यिक उद्योग क्रियाओं में भाग नहीं लेती। जैसे बैंकें होती हैं, सामान्य बैंकों के पास पैसा बच जाता है तो वो उसे व्यापारिक और वाणिज्यिक क्रियाओं में लगा देती हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऐसा नहीं कर सकती। थैंक यू।